नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राहुल गांधी इन दिनों भारत में नहीं है। वो 4 दक्षिणी अमेरिकी देशों की यात्रा पर हैं और इस दौरान वो राजनीतिक नेताओं, छात्रों और व्यापारियों से बातचीत कर सकते हैं, ऐसी तमाम खबरें हैं। लेकिन इस दौरान भारत में अंबानी के चैनल में बैठकर लाइव डिबेट में बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी को सीधा न केवल जान से मारने की धमकी दी है, बल्कि ये भी बता दिया है कि राहुल गांधी को सीधे सीने पर गोली मारेंगे। और ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है लाइव डिबेट में। अब इस पूरे मामले पर अमित शाह को पत्र लिखकर शिकायत की गई है और कांग्रेस का कहना है कि अगर अमित शाह इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि इसमें बीजेपी की मौन सहमति है। तो क्या बीजेपी अपने इस नेता पर एक्शन लेगी या फिर इनका भी प्रमोशन करेगी, इसको लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार एशिया कप में मैच जीतने के बाद पीएम मोदी ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया है जिस पर बवाल खड़ा हो गया और लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए था। इस मुद्दे को लेकर भी चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जिस प्रकार आपने देखा कि कल से आज तक इस मुद्दे को लेकर के काफी चर्चाएं हो चुकी हैं कि राहुल गांधी को जिस प्रकार डिबेट में धमकी मिली, यही वो डिबेट थी जिसमें एक नेता साहब है, उन्होंने राहुल गांधी को धमकी दी थी। केरल के न्यूज चैनल पर लद्दाख हिंसा पर लाइव डिबेट चल रही थी। इस दौरान भाजपा की तरफ से बोलने आए पूर्व एबीवीपी नेता पिंटू महादेव ने कहा था कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। अब राहुल गांधी को लेकर के इस तरह की बात करना और उस पर बीजेपी का अभी तक कोई एक्शन ना लेना अपने नेता के ऊपर, फिलहाल सर ये किस ओर इशारा करता है? जय संविधान। भाई निधि, मैंने ये डिस्कशन तो नहीं सुना क्योंकि केरला का डिस्कशन है। ऑब्वियसली ये वहीं की मलयाली भाषा में होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं क्या चैनल की एंकर ने इस पे कोई आपत्ति की? बिल्कुल नहीं सर। अगर आपत्ति नहीं की, शी शुड ऑल्सो बी अरेस्टेड। शी शुड ऑल्सो बी अरेस्टेड। इसका मतलब यह है कि कोई भी चैनल हो, वो कोई अंबानी अडानी, कोई हो, टाटा बिरला, कोई हो, खुलेआम किसी आदमी को मारने की धमकी और हिंसात्मक बात उस व्यक्ति के लिए करना जिसके पिता की भी हत्या हुई है और जिसकी दादी की भी हत्या हुई है, ये एक सामान्य आदमी को भी इस प्रकार से अगर कह दिया जाता है, फिर कहते हैं प्रूफ क्या है कि उन्होंने ये धमकी दी थी। यहां तो प्रूफ आपके सामने रखा हुआ है, यहां तो टेलीविजन उसमें डिबेट में ये बात हो रही है और एंकर इस पे कुछ बोल नहीं रही है। इसका मतलब यह है कि आप राहुल गांधी की हत्या कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सीआरपीएफ प्रोटेक्शन में आपने दे दिया, कहां एसपीजी प्रोटेक्शन में वो थे, और आपको पता है उनकी बैकग्राउंड पता है, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता है, लेकिन इसके बावजूद पिनियारी विजयन भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और मोदी जी भी अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं और अमित शाह भी इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं और इस व्यक्ति को जेल नहीं हो रही है, ही इज नॉट बीइंग अरेस्टेड। देखिए, हम लोग डिबेट में बैठते हैं निधि, हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस प्रकार से ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि इससे हम तो यहां तक भी डर लगता है कुछ बोलने और कहीं डिफेमेशन का मामला ना बन जाए। ये तो डिफेमेशन नहीं, ये तो एक प्रकार से बिल्कुल क्रिमिनल इंस्टिगेशन है जनता को कहने का कि इसके सीने पे गोली मार दो। और एक लीडर ऑपोजिशन को, उस आदमी को जो केरला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर इसके बावजूद अगर मोदी जी एक्शन नहीं लेते और अमित शाह साहब एक्शन नहीं लेते, इसका मतलब यह है कि आप सोनम वांगचुक को बंद कर देंगे, आप जो भी आपके खिलाफ बोलेगा उसे बंद कर देंगे, और लेकिन विश्वधोड़ी पे आप एक्शन नहीं लेंगे। आप भाटिया साहब पे जो नंगे होके बैठ गए थे डिबेट के अंदर, उन पे एक्शन नहीं लेंगे। आप प्रेम शुक्ला पे एक्शन नहीं लेंगे जो सुरेंद्र सिंह राजपूत को ओपन टेलीविजन पे और उनको प्रवक्ता पद से नहीं हटाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है देश के अंदर आप गुंडागर्दी चाहते हैं, देश को आप गोडसे बनाना चाहते हैं, गोडसे का देश बनाना चाहते हैं। अगर आप गोडसे का देश बनाना चाहते हैं, फिर हम लोगों से ये अपील क्यों करते हैं, फिर क्यों कहते हैं कि देश के अंदर ये जो हो रहा है, जो देश के बच्चे अल्मोड़ा के अंदर, देहरादून के अंदर, रानीखेत के अंदर, चमोली के अंदर, जहां थोड़ी सी जनसंख्या है, 80% जनसंख्या सड़क पर उतर आई है। आप कहते हैं ये साहब ये जनजी नहीं है, ये इनको भड़काया गया। तो भड़काने के लिए जो केरला के टीवी डिबेट में जिस आदमी ने स्टेटमेंट दिया है, वो ज्यादा बड़ी कार्रवाई है, या ये बच्चे जो अपने लिए रोजगार मांग रहे हैं
और ये कह रहे हैं कि उनको नौकरी मिलनी चाहिए और उनके पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये सबसे बड़े दोषी है। उनको तो आपने गोली मार दी। भाई आपने लेह लद्दाख में अगर 5 लोगों को गोली मारी और उसमें 3 लोग ऐसे हैं जो 25 साल से नीचे वाले हैं, भाई अहिंसात्मक आंदोलन करने का तो हमारा इतिहास है। तो स्वतंत्रता ही आंदोलन से मिली है, महात्मा गांधी के आंदोलन से। लेकिन उसके बावजूद अंग्रेज जैसे छोड़ के चले गए और उनसे आप कुछ सीखे नहीं। अभी भी आप दमन का रास्ता अपनाए हुए हैं। आप एक आदमी जो लेह लद्दाख में ठंड में रहने का आदी है, उसको जोधपुर की जेल में बिना पंखे के रख रहे हैं क्योंकि आप यातना देने चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं। पूरे विश्व आप कटे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपकी मजाक बना रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे। डोनाल्ड ट्रंप से आप बोल नहीं रहे। वहां पे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हमने 7 जेट प्लेन्स गिरा दिए हिंदुस्तान के। वहां यूएनओ में जाके डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने युद्ध विराम कराया है। रोज आप पे नए नए एक्शन लिए चले जा रहे हैं और उसके बावजूद शेयर मार्केट गिरता चला जा रहा है, लोगों का नुकसान होता चला जा रहा है, लेकिन आप घर में दुबके वो बैठे हुए हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे। फिर आप बात करते हैं इंदिरा गांधी की। अरे कम से कम इस मामले में अटल जी में भी दम था, इंदिरा जी में तो दम था ही। परमाणु परीक्षण कर लिया था, चाहे पूरे अमेरिका ने हमारा बाइकआउट कर दिया था, कुछ भी कर दिया था। अरे मुंह तो खोलिए, कुछ तो बोलिए। कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, या कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है गलत कर रहा है। यहां पे इस प्रकार से खुलेआम लीडर ऑफ पोजीशन को धमकी देना और उस पर एक्शन ना होना, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अराजकता देश के अंदर चाहती है और गोदी मीडिया उसमें उसकी मदद कर रहा है। बिल्कुल सर, और इस पूरे मुद्दे को लेकर के चिट्ठी लिखी गई है केसी वेणुगोपाल के द्वारा और उन्होंने ट्वीट भी किया है और साथ ही साथ अमित शाह को चिट्ठी लिखते हुए कई सारे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं इसको लेकर के। जो केसी वेणुगोपाल हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में अगर बीजेपी एक्शन नहीं लेती है अपने प्रवक्ता पर, अपने नेता पर, तो ये माना जाएगा कि राहुल गांधी को मिलने वाली खुलेआम जान से मारने की धमकी को एक तरह से उसकी हरी झंडी है, उसमें उसकी सहमति है। साथ ही साथ इस पूरे मसले को लेकर के केरला की सरकार पर भी सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा, क्योंकि केरला में वाम दल की सरकार है तो पिनराई विजयन अब सीधे उन पर आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी कि कौन रोक रहा है विजयन को कांग्रेस और बीजेपी के इस तरह की गाली गलौज नेता पर कार्रवाई करने के लिए। तो केसी वेणुगोपाल ने पूरी चिट्ठी लिखी है अमित शाह को और साफ तौर पर कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनके खिलाफ। और अब गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखते हुए वेणुगोपाल ने उनकी शिकायत भी कर रहे हैं, जो प्रवक्ता ने उनको जो है इस तरीके की धमकी दी है। और कुछ दिन पहले क्योंकि अभी सीआरपीएफ ने भी राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर के अपने कंसर्न्स दिखाए थे, अपनी चिंताएं उजागर की थी और वो चिट्ठी उसके बाद में लीक की गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी गई थी, वो चिट्ठी लीक की गई। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे कि जानबूझकर चिट्ठी लीक की गई और राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को भी बीजेपी मुद्दा बनाती है बेमतलब। और अब जो केसी वेणुगोपाल है वो कह रहे हैं कि सीआरपीएफ तो खुद ही कह रहा था कि राहुल गांधी की सुरक्षा जो है वो सेंसिटिव है, उनकी सुरक्षा। तो अब सीआरपीएफ भी एक्शन ले और बताए कि इस तरह के जो जान से मारने की धमकी है उसको लेकर, इस तरह की सीधे सीधे जान से मारने की धमकी उसको लेकर के क्या एक्शन लिया जाएगा। आप सोचिए कि और इसमें दूसरी बात ये कि केसी वेणुगोपाल ने इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया है कि कैसे इंदिरा गांधी की हत्या की गई, उसके बाद में राजीव गांधी की हत्या की गई। एक ऐसे परिवार में जिसमें 2 लोगों की निर्मम हत्या हो चुकी है, ऐसे परिवार की इस तरह से को खुलेआम सीने पर गोली मारने की धमकी ये लोग दे रहे हैं और बीजेपी जो है इस पर हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। अमित शाह को तो एक्शन लेना चाहिए, तो केसी वेणुगोपाल साफ तौर से कह रहे हैं कि अमित शाह न केवल एक्शन ले बल्कि एक्शन दिखाई भी दे, जिससे पूरे देश में संदेश साफ तौर पर जाए। इस पूरे मामले को जो है बीजेपी बिल्कुल ही सीरियस ले, इसको लेकर के केसी वेणुगोपाल ने कहा है। और जो सवाल उठाए हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो जो है वो कहते हैं कि क्या आप खुलेआम आपराधिक धमकी, जान से मारने की धमकी और हिंसा की राजनीति का समर्थन करते हैं जो भारत के सार्वजनिक जीवन में जहर घोल रही है। एक नेता जिसने अपने परिवार के 2 सदस्यों को हत्याओं में खो दिया, उसकी सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करके ये सरकार आग से खेल रही है। अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो विपक्ष के नेता के खिलाफ हिंसा को वैध और सामान्य बताने का लाइसेंस देना केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में आपकी शपथ का गंभीर उल्लंघन होगा। ये सारे सवाल जो केसी वेणुगोपाल ने उठाए, आपको क्या लगता है सर कि इस पर क्या बीजेपी अब एक्शन लेगी या फिर अपने प्रवक्ता को प्रमोशन देगी? भाई देखो, सीधी सी बात यह है निधि, मेरे हिसाब से तो ये व्यक्ति जिसने बोला है इसको गंभीर धाराओं में
गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जिस एंकर ने इसको बाधा नहीं डाली है उसको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। देखिए, हम तो एक बात कहते हैं, निधि बड़गी स्पष्ट, मैं कोई लॉ का विद्यार्थी नहीं हूं, मुझे कानून का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। भगवान न करे, भगवान न करे, अगर राहुल गांधी को कुछ हो गया, पूरे देश के अंदर तूफान आ जाएगा, व्यवस्था फैल जाएगी। हम लोग इसीलिए, मैं अपने छात्रों को भी हमेशा अपने जीवन काल में मैंने कहा, कभी जीवन में ये गलती मत करना, किसी को सरेआम गवाही के साथ जिसके तथ्य हो, अगर उसे इस प्रकार की तुम धमकी दे दो और भगवान न करे उसके साथ ये घटना घट जाए। और आप जानते हैं राजीव गांधी का और इंदिरा गांधी का और इस परिवार का जो जिस प्रकार का ऑरा है पूरे देश के अंदर, देश खत्म हो जाएगा। राष्ट्र हित में एक्शन शुड बी टेकन। भाई ये तो सामान्य आदमी, भाई राहुल गांधी ने क्या बोला था ललित मोदी और नीरव मोदी के बारे में? ललित मोदी और नीरव मोदी के बारे में यही तो बोला था कि ये लोग जो हैं ये देश के लुटेरे हैं। आपने उनकी सदस्यता खत्म कर दी, 2 साल का दंड दे दिया, उन्हें जेल भेज देते अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे न कर देता, लोअर कोर्ट में भी हो गया, हाई कोर्ट में भी हो गया। यहां तो खुलेआम नीरव मोदीशन को देश के लोकतंत्र की हत्या करते हुए उनको आप धमकी दे रहे हैं और उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि जो विजयन साहब जिस प्रकार से चुप बैठे हुए हैं 2 दिन से और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो क्या क्या ये रास्ता साफ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का केरला के अंदर घुसने का? भाई देखिए, मुझे वास्तविकता में जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो बुरा मान सकते हैं। अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी पे अटैक कर रहे थे 2 दिन पहले कि साहब सोनम वांगचुक पे राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और राहुल गांधी का खुलेआम स्टेटमेंट आया और राहुल गांधी ने खुलेआम सोनम वांगचुक का समर्थन किया। हम लोग सारे के लोग जो हैं सोनम वांगचुक के ये जो गिरफ्तारी हुई और जिस प्रकार से उन्हें यात्रा दी जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, अनरेस्ट पैदा होता है, अनरेस्ट पैदा होता है। भाई अगर मैं निकलता हूं कि आई लव राम, आई लव सनातन धर्म, तो इससे किसी की भावनाएं कैसे प्रोवोक हो सकती हैं? अगर कोई क्रिश्चियन समूह निकलता है और वो कहता है वी लव जीसस, इससे किसी की भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं? अगर मैं जय भीम कहता हूं तो इससे किसी की भावनाएं कैसे आहत हो सकती है? भाई जय भीम कहने से किसी की भावनाएं कैसे आहत हो सकती है? जय संविधान कहने से किसी की भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं? लेकिन खुलेआम टेलीविजन के डिबेट के अंदर खुलेआम गाली देना लीडर ऑपोजिशन को, जिसके पास 234 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और अपनी पार्टी के 99 सांसद हैं, उस आदमी को धमकी देना और एक्शन ना होना, पूरे विश्व के अंदर आप क्या कड़ी बनाना चाहते हैं? आप ये परंपरा बनाना चाहते हैं कि लोग आपके लोकतंत्र पे और आपके संविधान पे हंसे और आपके देश पे हंसे? ये कैसा देश है? मैं तो कहता हूं किसी को भी धमकी नहीं देनी चाहिए, बीजेपी के लोगों से भी। और मैंने तो देखिए आपके कार्यक्रम में हमेशा कहा है, जब सत्ता परिवर्तन होगा, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, ये तो हम कहेंगे कि कानून अपना काम करे और इन सबको जेल में डाले जिन्होंने देश के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा किया है। उनके सारे ट्वीट निकाले जाएं, उनके सारे व्हाट्सएप निकाले जाएं, उनके सारे भाषण निकाले जाएं और धर्म संसद के अंदर जैसे गले काटने की इन्होंने बातें की है और 1000-2000 लाशें बहाने की बात की है, इन सबको जेल भेजा जाए। मैं उसके समर्थन में हूं। यही कि केवल मुसलमानों के बल्कि हिंदुओं के, सिखों के, कोई समुदाय हो, कोई हो, मेरे देश के 142 करोड़ लोग एक परिवार के सदस्य हैं। किसी को भी मारने की धमकी और किसी का भी गला काटने की धमकी देना ये दंडनीय अपराध है और ऐसे आदमी को खुले छुट्टे घूमने का समाज में कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर इसके बावजूद इस पे एक्शन नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि देश के अंदर अराजकता पैदा करने का ये पार्टी, जिसका वो प्रवक्ता ये बोल रहा था, ये कोशिश कर रहा है, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद भगवान न करे अगर राहुल गांधी को जरा भी खरोंच आ गई तो उसके बाद ये लोग जवाब देते इनको नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, और इस तरीके की धमकी हम देख चुके हैं कि कई बार दी जा चुकी है, पर इस तरह से खुलेआम ये ना कहना कि हम राहुल गांधी को सीने पर गोली मारी जाएगी, बल्कि ये कह रहा है कि मैं खुद गोली मारूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। और इसको लेकर के कंसर्न अब जता रही है कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो इसको लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है, उनका एक वीडियो है वो दिखाते हैं।
को लेकर चिंतित हूं, असल में बहुत चिंतित हूं। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मोहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से खुलेआम बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, क्या वो सुनकर चुप रहा जा सकता है? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का है कि ये पहला भाजपाई नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात करते हैं और इनमें से एक के खिलाफ भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है। उल्टे ऐसे नफरती दरिंदों की पदोन्नति होती है पार्टी के अंदर। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि इन्हीं संघियों का ऐसा ही खूनी इतिहास है। इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा था। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि ये कायर हिंसक है, ये सच के सामने टिक नहीं पाते हैं और टिक सकते भी नहीं हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि जिन सुरक्षा एजेंसियों पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो उनकी सुरक्षा से संबंधित चिट्ठियां जो लिखी जा रही हैं वो बेधड़क लीक कर रहे हैं। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के ट्रोल राहुल गांधी के विदेशी दौरों के फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके उनकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बार बार पैदा करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी ने इन लोगों की सबसे दुखती नब्ज पकड़ ली है और वो दुखती रग है वोट चोरी। कैसे लोकतंत्र में चुनावों के साथ लगातार खिलवाड़ करके सत्ता हासिल की जा रही है और राहुल जी ये पुख्ता सबूतों के साथ देश को बता रहे हैं। दिक्कत तलब बात यह है कि उनके सबूत, उनका बताया सच आज घर घर पहुंच गया है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देश भर में गूंज रहा है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि हमने अपने नेताओं को हिंसा के चलते खोया है। मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि 14 साल के राहुल गांधी ने अपनी दादी को 32 गोलियां झेलकर इस देश की एकता के लिए शहीद होते देखा और महज 7 साल के अंदर अपने पिता के शरीर के चिथड़े उड़ते हुए देखे क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ घुटना टेकने से मना कर दिया था। और इसलिए हमें चिंता है, इसलिए हमें चिंता है क्योंकि राहुल गांधी आज इस देश का भरोसा है, सच की वो आवाज है जिन्हें कोई ताकत चुप नहीं करा सकती। शोषितों के वो रहनुमा हैं जिन्होंने हक की एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। गरीबों को वो गले लगाते हैं, ढांढस बंधाते हैं और इसीलिए राहुल गांधी हर किसी को अपने से लगते हैं। वो आज लोकप्रिय नहीं है, वो आज जननायक है, निडर है, अडिग है, बेखौफ है और इसी से बीजेपी को दिक्कत है। घोर असहमतियों को संवैधानिक ढांचे से सुलझाया जाना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी की जान को धमकी देने वाले के खिलाफ बीजेपी को एक्शन लेना ही होगा क्योंकि मेरा मानना है कि इतनी कुत्सित बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री की सहमति से तो नहीं की गई होगी। और हां, इस देश के मीडिया से आज सवाल है, वो मीडिया जो किसी भी ऐरे गैरे की बात पर उछल उछल कर डिबेट करता है, आज आप चुप नहीं रह सकते। आप ही लोगों के लाइव टीवी पर नेता प्रतिपक्ष पर गोली चलाने की बात की गई है, आप चुप कैसे रह सकते हैं? तो यहाँ पर सर जो बात है वो गोदी मीडिया की भी की गई है और उनसे भी ये मांग की जा रही है कि आखिरकार आप चुप कैसे रह सकते हैं जब आप ही की टीवी चैनल पर बैठकर इस तरीके से गाली गलौज ना देना बल्कि सीधे तौर पर जान की धमकी देना। और आप देखिए कि अभी कल ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था सोनम वांगचुक को लेकर के, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार जिस तरीके के सवाल उठ रहे थे, लगातार जिस तरीके का विरोध खड़ा हो रहा था, तो उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और परंपराएं भाजपा और आरएसएस के निशाने पर है। देखो निधि, यही मुद्दा है असल में। राहुल गांधी ये बिल्कुल सुप्रिया श्रीने जो बात कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। आज के तारीख में भारतवर्ष को अगर गांधी भगवान महात्मा गांधी के रास्ते पर वापस लौटना है और पूरे विश्व के अंदर अपनी छवि को बनाना है और ये विश्व को दिखाना है कि हम महात्मा गांधी को मानते हैं और गोडसे को नहीं मानते हैं, तो राहुल गांधी ही एकमात्र विकल्प है। बाकी लोगों का तो हमें समझ में नहीं आ रहा। केजरीवाल क्या करना चाह रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी क्या करना चाह रही है, प्रशांत किशोर और ओवैसी साहब तो खैर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हुए हैं।
ये इस प्रकार से जो ये गोडसेवादी लोग गोडसे को जिंदा करने का प्रयास देश के अंदर कर रहे हैं, ये बात तो देखो, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हम तो इसका विरोध करेंगे। देखिए, हम ये जानते हैं कि भारतवर्ष में आज सारे पड़ोसी देशों के अंदर अराजकता पैदा होने के बावजूद अगर भारत के अंदर अराजकता नहीं पैदा हो रही है, ये केवल इसलिए कि इस देश के बच्चे भी महात्मा गांधी की इज्जत करते हैं। और इसलिए सोनम वांगचुक ने कहा था जिस दिन वहां पे हिंसा हुई कि मैं अपना आंदोलन उसी प्रकार से वापस ले रहा हूं जैसा चौरी चौरा में महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस लिया था, क्योंकि वो हिंसा को पसंद नहीं करते थे। हम लोग हिंसात्मक लोग हैं, हम लोग बुद्ध और महात्मा गांधी और गुरु नानक के देश के लोग हैं। हम लोग इस प्रकार से आतंक और हिंसा को सामने आगे बढ़ने नहीं दे सकते। इसलिए इस समय जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर आत्मा अभी बाकी है और सोचने की क्षमता बाकी है, वो ये समझ लें कि अगर हिंसा के रास्ते पे देश चलेगा तो भारतवर्ष पाकिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान के अंदर यही हिंसा का वातावरण बनाया गया था। आजादी के बाद एक दिन के अंतर में दोनों देश आजाद हुए थे और आज वो किस बर्बादी के मुहाने पे खड़ा हुआ है। और आज हम लोग देखिए, हमने आज जो 11 साल के कुशासन के बावजूद, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट के बावजूद पूरे देश के अंदर व्यवस्था फैली हुई है और वो अपोजिशन को ब्लेम कर रहे हैं। अरे ये बात तो सोनम वांगचुक ने भी कही कि भैया कांग्रेस का वहां इतना बड़ा वजूद नहीं है, लेह लद्दाख में इतना बड़ा वजूद नहीं है कि वहां, अच्छा बीजेपी के जो खुद के सांसद हैं लेह लद्दाख के, वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर डिबेट्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बाकी प्रवक्ता इस प्रवक्ता की भर्त्सना नहीं करते और ये आदमी अरेस्ट नहीं होता, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आज के तारीख में 100 साल के अपने उत्सव को मनाते मनाते इस देश को गांधी के देश, गोडसे का देश बनाना चाहती है। और ये भी मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं देश के अंदर अहिंसा चले, महात्मा गांधी को माना जाए, गोडसे को मानने लगे उस दिन यही लोग सबसे बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। अभी तो हमारे बच्चों को हम लोग समझाते हैं और वो लोग समझते हैं कि देश ने उन्नति ही इसलिए की है कि हमारे देश के अंदर शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया है। लेकिन अगर हिंसा के रास्ते पे चलेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और ये भारतीय जनता पार्टी को और हमारे देश के आज के सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को ये बात समझ लेनी चाहिए। ये तो पूरा हिंसा का माहौल निधि बन जाएगा। भाई अगर कल कांग्रेस के प्रवक्ता आके टेलीविजन पे इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री और नेताओं को धमकी देने लगेंगे, और मानी बात है कि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, अगर 37% वोट बीजेपी को मिलते हैं तो 20% वोट, 17-18% वोट कांग्रेस को भी मिलते हैं और अपोजिशन को मिला के भी 30% वोट मिलते हैं। इसका माने 50% लोग उधर हैं, 50% लोग इधर हैं। अगर वो इनको धमकी देंगे, ये उनको धमकी देंगे तो देश की हालत क्या हो जाएगी? देश के अंदर अराजकता नहीं पैदा हो जाएगी। फिर आप जिन समूहों से कहते हैं, जिन समाजों से कहते हैं और जो समाज सब कुछ झेलने के बावजूद शांत बैठे हुए हैं, उन्हें उत्तेजना में जाने और हिंसा की तरफ बढ़ने से कौन रोक पाएगा? फिर आप कैसे कहेंगे कि हिंसा गलत चीज है? डोंट टेक लॉ इन योर ओन हैंड। तो वो जो वहां प्रवक्ता ने बैठ के ये जो कुछ किया है, लेकिन जो मुश्किल हो गई है 11 साल के अंदर, भारतीय जनता पार्टी शेर की सवारी कर रही है और शेर की सवारी में न तो ये शेर से उतर सकते हो, न शेर पे अपनी चढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ये इनके साथ मुश्किल हो गई है। वरना देखिए, सिद्धांतों का अगर आप पालन करेंगे, और मैं अगर सिद्धांत अपने स्टूडेंट से कहता हूं या बच्चों से कहता हूं या नई पीढ़ी से कहता हूं ये चीज का पालन कीजिए, और मैं खुद चीज का पालन नहीं करता हूं, तो लोग उसको क्यों मानेंगे? अगर आज ये बच्चे अपनी डिमांड्स मांग रहे हैं कि पेपर लीक ना हो, उनको नौकरियां मिले, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, और ऐसा क्यों हो रहा है कि नेपो किड्स देश के अंदर पैदा हो गए कि लाखों करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। आज जैसे पता चला है कि जो पाकिस्तान भारत का मैच हुआ क्रिकेट का, 550 करोड़ रुपए से लेकर 700 करोड़ रुपए इसमें कमाए गए। कम से कम अगर हमारे 26 शहीदों के परिवारों को 15-15 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो उन्हें लगेगा देश उनके लिए कुछ सोचता है। लेकिन उससे बड़ी बड़ी पार्टियां होंगी, उसमें दारू पी जाएगी, उसमें विदेश के भ्रमण होंगे और बड़े योग्य पुत्र जो हैं वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे। ये चीजें उद्वेलित करती हैं। इसलिए हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की है आदर्शों का पालन करें। अगर हम अपने बच्चों को अनावश्यक रूप में नेपो किड बनाएंगे तो जनता को सही रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। और ये बड़े लोगों का हमेशा से कर्तव्य रहा है
इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति देश को दान दे दी। आज प्रयागराज का रहने वाला कोई आदमी हो बता दे, आनंद भवन और स्वराज भवन की क्या कीमत है, वहां पे जितने उनके ट्रस्ट थे उनकी क्या कीमत है। इतनी कीमत है कि ये लोग जो आज पूंजीपतियों से उनको मदद लेनी पड़ती है लोगों की वोट खरीदने के लिए। कांग्रेस को पैसे की कोई कमी ना होती, देश को दान कर दिया। पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे के लिए वो भी जेल में चले गए, नेहरू जी भी जेल में चले गए, उनकी पत्नी भी जेल चली गई, उनकी बहन भी जेल चली गई, उनके बेटे भी बाल कैदी गृह में इंदिरा जी रही। तो ये सब लोगों ने त्याग किया था, इसलिए थोड़ी त्याग किया था कि हमारे देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था बन जाए कि खुलेआम लीडर अपोजिशन को मारने की धमकी दी जाए और उसके बाद भी कोई एक्शन ना हो। ये तो देश की अवनति की पराकाष्ठा है। और इस पे अगर भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती है और फिर इसके बाद उस व्यक्ति को, जैसे रमेश विधोड़ी के साथ किया, जैसे भाटिया साहब को प्रवक्ता पद से नहीं हटाया जिन्होंने अभद्रता की सारी सीमाओं को क्रॉस कर लिया था, और जैसे सुरेंद्र सिंह राजपूत की मां को गालियां दी गई। अरे मां तो सबकी पूज्य होती है, मेरी मां क्या और दूसरे की मां क्या। और जिस मां का कोई लेना देना नहीं, सुरेंद्र सिंह राजपूत की मां भी दिवंगत है, वो भी बेचारी स्वर्गवासी हो गई हैं, उनको इस प्रकार से खुलेआम गाली देना और उसके बाद प्रेम शुक्ला अभी भी वो टीका लगा के नौटंकी करके अपने को सनातनी दिखाते हुए इस प्रकार की अभद्र भाषा कोई सनातनी उपयोग कर ला सकता है क्या किसी की बात के लिए? जी बिल्कुल सर। और हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार इस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के लगभग हर नेता ने इस प्रकार की जो शिकायत है वो की हुई है, जो अमित शाह है उनसे जो चिट्ठी लिखकर की गई है, और अब इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं सर, ये जो मैच हुआ उसको लेकर के, वैसे तो इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैच हुए, खिलाड़ी खेले और लगातार 3 मुकाबले उन्होंने जीते भी, और तीनों मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया। इस बात के लिए हमारी टीम वाकई में बधाई की पात्र है, क्योंकि ये तीनों मैच बेहद दबाव में खेले गए थे और इतना दबाव शायद पहले कभी ना रहा हो। हम मुकाबला हार सकते थे और फिर भी उसके बावजूद जो है भारतीय टीम ने खेला और लगातार अच्छा प्रदर्शन भी किया। लेकिन टीम इंडिया के जो खिलाड़ियों ने ये जरूरी जीत दिलाई, ये बात तो हमारे खिलाड़ियों की है, लेकिन इस पर पीएम मोदी का जो बयान सामने आया है, विवाद उस पर खड़ा हो गया है। और क्योंकि पीएम मोदी ने इसको भी ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ दिया है और ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ तौर से इसको लेकर के लिखा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर अब खेल के मैदान पर भी जारी है, नतीजा सेम है कि इंडिया की जीत हुई, सभी क्रिकेट खिलाड़ियों को बधाई। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया है। तो क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को क्रिकेट मैच की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से करनी चाहिए थी? और पाकिस्तान की कमाई कराने के लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिरकार खिलाड़ी मैदान में उतरे ही क्यों आखिरकार बीसीसीआई ने इसको कैंसिल नहीं किया, और अब इसकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई निधि, आप खुद देख रही होंगी गोदी मीडिया के अंदर जिस प्रकार से पीएमओ के एक अधिकारी द्वारा एक चिट भेजी जाती है और उस पर डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। आप ये देखिए, 2 दिन से एक डिस्कशन चल रहा था आई लव मोहम्मद के खिलाफ और हिंदू मुसलमान का नैरेटिव क्रिएट करने के लिए। लेकिन जब गल्फ कंट्री से बड़े बड़े वहां के लोगों का जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ के लोग जाके उनके पैसे पे मस्ती करते हैं, उन्होंने संदेश दिया कि आई लव मोहम्मद के खिलाफ अगर आप बहुत ज्यादा इस प्रकार का प्रपंच करेंगे तो हम आपका हाथ बिल्कुल छोड़ देंगे। और सऊदी अरेबिया ने जिस प्रकार से पाकिस्तान से युद्ध समझौता किया है, क्योंकि मुस्लिम देशों से भारतवर्ष को, देखिए वी हैव टू कोएग्जिस्ट। हमें पता है कि भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जहां पे हिंदू पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। नेपाल है, लेकिन नेपाल के बच्चों ने, वहां के जेंजी ने अपने हिंदुत्व पे बहुत ज्यादा गर्व नहीं किया। उन्होंने अपने लिए नौकरी मांगी और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को कैसे बंद कर दोगे, और नेपो किड्स के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया। तुम कहीं क्रिश्चियनों को परेशान करते हो, कहीं मुसलमानों को परेशान करते हो, और अकेले एक देश हो जहां पे हिंदू रहते हैं। तो तुम्हारे देश के लोग, इसीलिए तो वहां पे अमेरिका की एक 76 ईयर्स ओल्ड लेडी जो कि 30 साल से अमेरिका के अंदर रहती थी, उसको बेड़ियों में जड़कड़ के बांध के हिंदुस्तान वापस भेज दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। कल 1 अक्टूबर को आप देखिएगा, 1 अक्टूबर से जो फार्मास्यूटिकल पे जिस प्रकार से उन्होंने 100% का टैरिफ लगाया है, और आज भी शेयर मार्केट 7वें दिन गिरा है। शुरू में तेजी में था, लग रहा था कि रिकवर होगा, लेकिन रिकवर नहीं हो रहा था। वो म्यूचुअल फंड को ये कहा गया था
कि जरा मार्केट में बुल ट्रैप बिछाइए और बियर ट्रैप बिछाइए जिससे निरीह लोग फंस जाएं, तो उसके बाद वो मार्केट जो है नीचे चलता चला जा रहा है। लोगों ने, क्योंकि एफडी में पैसा लगा नहीं सकते थे, इक्विटी में पैसा लगाया, वो पैसा भी डूब रहा है। जीएसटी के बारे में आप किसी भी दुकान में जाके सर्वे कर लीजिए, आप किसी भी दुकान में जाके सर्वे कर लीजिए, 90% चीजों के दाम बढ़ गए हैं। किताबों में टैक्स कम कर दिया, कागज पे टैक्स बढ़ा दिया, किताबों की कीमत बढ़ गई। कल ही मैं आपके कार्यक्रम में डिस्कशन कर रहा था कि जहां पे आपने वो तो कम करा कागज पे, अरे भाई कागज ही तो 90% कंपोनेंट होता है किताबों के अंदर। और उसमें पता चला कि वो किताबें जो है 5 रुपए महंगी हो गई। मैंने पहले बताया था मैं पार्ले जी का बिस्किट लेता हूं, पहले 85 रुपए का मिलता था, अब 93 रुपए का मिल रहा है। अरे यार कुछ तो पढ़ लिखना चाहिए, थोड़ा सा तो ज्ञान और शिक्षा जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। शिक्षित होना और शिक्षित लोगों से राय लेना ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है सर। और इसी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में खेल को शामिल किया जा सकता है? उस खेल को शामिल करना क्या सही है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमाई हो रही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पैसा मिलता है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, ये तो सब समझ सकते हैं। तो क्या इस बात को लेकर हम बधाई दें? ये वाकई में बहुत ही शर्मनाक चीज है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। कैसी लगी आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।